गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। हम लोग 46 नंबर जो प्रश्न है वो वहाँ पे हम लोग किए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको आगे करते हैं। 46 जो प्रश्न है 2019 का है आपका। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। दोनों सही है। ठीक है। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विरोध आंदोलन था ये। बाद में यह आंदोलन देश के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। जुलूस, सार्वजनिक बैठक और आयातित वस्तुओं के बहिष्कार जैसे विरोध के नवाचारी विकल्पों का प्रयोग इस आंदोलन में किया गया। ठीक है, तो जो स्वदेशी आंदोलन है हमारा, इसमें क्या क्या किया गया था। जुलूस, सार्वजनिक बैठक किया गया था और जो आयातित वस्तुएं जो बाहर से आते हैं उसका बहिष्कार करने की भी बात की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है कि सी सही है। ओके, 47 नंबर प्रश्न में आते हैं। चलो इसी को डिटेल में यहाँ पे दिया है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इसमें कहा गया है कि स्वदेशी कपड़ा मिल, बैंक आदि स्थापित किए गए थे और तूतीकोरिन में V.O. चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो तो पहला ये है कि जो स्वदेशी कपड़ा मिल थे, बैंक थे, ये सब स्थापित किए गए थे और जो सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए। ठीक है, तूतीकोरिन में V.O. चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, तो किसने? चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी और इसमें स्वदेशी कारीगरों को बढ़ावा दिया गया। दूसरा क्या है? 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा को व्यवस्थित करने और बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में बनाई गई थी। स्थानीय भाषा में शिक्षण पे जोर दिया गया था और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बंगाल प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भी की गई थी। तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बंगाल प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। स्वदेशी का मतलब है अपने देश का। स्वाभाविक रूप से इससे स्थानीय उद्योग, शिल्प, हथकरघा आदि को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए कथन 1 संभवतः सत्य है। राष्ट्रीय शिक्षा, औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्ति और स्वदेशी आदर्शों को पूरी तरीके से, तो ये दोनों सही हो गया। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है, आप ऐसे भी सही कर लो। चलिए 47 नंबर प्रश्न में आते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। चंपारण सत्याग्रह का एक अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो आपका सी आंसर है। राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। जो चंपारण सत्याग्रह है वो किसान असंतोष से ज़्यादा जो है कि महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण यही था। बाकी आपका ऑप्शन है वो देख लीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं का सक्रिय सहभागिता। हाँ ठीक है, बट शुरू तो हुआ था चंपारण सत्याग्रह किसानों के साथ ना, इसलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका सी आंसर लग रहा है। दूसरा आपका देखो, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी। सब कुछ सही है। तीसरा, थर्ड नंबर है रोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। तो ये जो है कि सही नहीं, सी आंसर सही है आपका। 1917 में जो सब चंपारण आंदोलन शुरू हुआ, किसानों के साथ दुर्व्यवहार के कारण शुरू हुआ था। मालिक और स्टेट मालिक के नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था इनको, और तिनकठिया प्रणाली के तहत ही काश्तकारों को भूमि मालिकों के साथ उनके ज़मीन पर 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, यूरोपीय बगान मालिकों ने उच्च किराया और अवैध शुल्क लगा दिया इस पे, और जो है कि जिससे निष्क्रिय प्रतिरोध भड़क उठा था और गांधीवादी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों की भागीदारी को सुनिश्चित किया। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1960 में जो सूरत का कांग्रेस विभाजन हुआ था उसके मुख्य कारण क्या थे? कारण था कि चरमपंथियों में अंग्रेजी सरकार के साथ वार्ता करने की नरमपंथियों की क्षमता में अविश्वास। ओके, माले मिट्टू सुधार जो है कि ऑप्शन आपका ये नहीं है, बी आंसर है। चरमपंथियों में अंग्रेजी सरकार के साथ वार्ता करने की नरमपंथियों की क्षमता में अविश्वास।
ठीक है। तो ए आंसर सही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सुधार 1909 ने धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की थी। धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की, असांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की। इस प्रकार 1907 में कांग्रेस के विभाजन का कारण यह नहीं था। ठीक है। दूसरा देखिए बी सही है। बी क्योंकि जो स्वशासन प्राप्त करने के तरीके, नेतृत्व संघर्ष, ब्रिटिश शासन के तहत विकसित राजनीतिक माहौल को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच वैचारिक मतभेद थे। चरमपंथियों को ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने में नरमपंथी नेताओं की क्षमता पर विश्वास नहीं था और इसी कारण सूरत विभाजन हुआ। ठीक है। तीसरा सी सही नहीं है। ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन 1907 में कांग्रेस विभाजन का कारण नहीं था। तो कांग्रेस विभाजन का कारण बस आपका बी आंसर है। ठीक है। चलिए 48 हो गया। 49 में आते हैं हम लोग। 49 का प्रश्न आंसर देखिए क्या है। स्वदेशी और बहिष्कार सही। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में आए थे? तो बंगाल विभाजन का विरुद्ध का आंदोलन, ये तो पता ही है। स्वदेशी और बहिष्कार उसी समय आए थे, बंगाल के विभाजन के समय में। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ। तो ये स्वदेशी आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन के टाइम में ही ये हुआ था ना, 1907 में। ओके। चलिए 1905 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कब तक ये बना रहा था? तो ये जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त किए जाने तक ये बना रहा। जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1903 ईस्वी में ही सार्वजनिक किया गया था। अक्टूबर 1905 में विभाजन को लागू कर दिया गया। अंग्रेजों के द्वारा दिए गए कारण में यह था ना कि बंगाल प्रशासित होने के लिए बहुत बड़ा है और पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजन करके असम का विकास करेंगे। शाही महामहिम जॉर्ज पंचम जब आए थे और रानी मैरी, ठीक है, जब ये भारत यात्रा के लिए आए थे तो बंगाल का विभाजन इन्हीं के समय में रद्द कर दिया गया था। और किंग जॉर्ज पंचम ने दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में इस निशस्त्रीकरण की घोषणा भी की थी। दिसंबर 1911 में घोषणा की थी कि बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न क्या है देखो। गदर क्या था? गदर क्या था बताओ। हाँ बताओ, सही है ना। चलो चलो, गदर क्या था? ए आंसर सही है। चलिए, गदर पार्टी एक क्रांतिकारी संगठन जो साप्ताहिक समाचार पत्र था ये, और एक क्रांतिकारी संगठन था। गदर तो एक साप्ताहिक समाचार पत्र भी था ना। अपनी विचारधारा का इसमें प्रसार करता था। इसकी शाखाएं जो है सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय के अतिरिक्त सुदूर पूर्व और सब अमेरिकी तट पर थी। गदर आंदोलन का उद्देश्य था आधिकारिक हत्याओं का आयोजन करना, साम्राज्यवाद विरोधी क्रांतिकारी साहित्य का प्रसार करना, विदेशों में तैनात भारतीय सैनिकों के साथ समन्वय रखना, हथियार प्राप्त करना और सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में एक साथ विद्रोह को बढ़ावा देना। उनकी योजनाओं को वर्ष 1914 में दो घटनाओं, कामागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध के प्रसार में प्रोत्साहन मिला। लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्ला, ये सभी गदर आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इसमें कौन सा बहुत बड़ा चीज़ है गदर पार्टी के बारे में, आप लोग लूसेंट में भी पढ़े हैं और सेम टू सेम वही सारा नॉलेज इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कुछ ही ऐसा चीज़ है जो एक्स्ट्रा है, जो आप नहीं पढ़े होंगे कहीं पे। बाकी सब ऐसा कॉमन चीज़ ही मोस्टली लगेगा मुझे, कि हिस्ट्री में खास कर। ठीक है। चलो 53 नंबर प्रश्न देखो क्या है। खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? जो खेरा आंदोलन हुआ था तो गांधी जी ने सत्याग्रह संगठित क्यों किया था? आंसर ए है, अकाल पड़ने के बावजूद भी प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही को स्थगित नहीं किया था, इस कारण। दो नहीं है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त न
अस्थाई बंदोबस्त वहाँ कहाँ से आ गया? तो 1893 के टाइम में आया था ना। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 का है, तो ठीक है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं उसको, आपको कुछ पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, जो आप नहीं जानते हो। गुजरात के किसानों के द्वारा ब्रिटिश सरकार की कर मांगों के विरुद्ध एक विरोध का प्रदर्शन किया गया, जिसमें फसल सूखे के कारण खराब हो गई थी। उपज सामान्य उपज के 1/4 से कम था। ठीक है, सूखे के कारण उपज कम था, इसलिए किसान चाहते थे ना कि उनको कुछ छूट मिले, लेकिन सरकार ने तो करों की मांग की और भुगतान नहीं किए जाने अ, हाँ, तो भुगतान नहीं किए जाने पर संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। जब टैक्स नहीं दे रहे हो तो संपत्ति जब्त कर लेंगे हम लोग। महात्मा गांधी ने किसानों से करों का भुगतान नहीं करने और सत्याग्रह करने के लिए कहा कि हम नहीं देंगे, अपना जो भी है संपत्ति जब्त नहीं करने देंगे और कहे सत्याग्रह करेंगे। तो इससे संबंधित नेता कौन थे उस समय? खेड़ा सत्याग्रह से रिलेटेड वल्लभ भाई पटेल, मोहनलाल पांड्या, नरहरि पारिक, ये सभी थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, मोहनलाल पांड्या, नरहरि पारिक थे। सरकार अंततः सभी जब्त की गई संपत्ति को वापस करने, कर में वृद्धि को कम करने के लिए और एक वर्ष के लिए कर को निलंबित करने के लिए अब सहमति हो गई। ठीक है, जब खेड़ा सत्याग्रह हुआ तो सरकार ने क्या कहा? संपत्ति को वापस कर देंगे, टैक्स में वृद्धि नहीं करेंगे, कम करेंगे, और जो है टैक्स को निलंबित करने के लिए 1 साल तक के लिए तैयार हो गए। ठीक, दूसरा तो होगा नहीं, कॉर्नवालिस के समय में 1893 में हुआ था स्थायी बंदोबस्त, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी तक ये जो है, और उत्तरी कर्नाटक तक ही सीमित था। खेड़ा सत्याग्रह तो गुजरात में था, तो गुजरात में स्थायी बंदोबस्त कहाँ से आ गया बताओ? इसलिए कॉमन सेंस से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, चलो 54 में आते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या का परीक्षण करने के लिए राजी किया। जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए कहा था क्या? नहीं ना, राजकुमार शुक्ल ने कहा था, सबको पता है। चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में से एक थे। सही है, जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी। चंपारण सत्याग्रह में जो है कि वो क्या कहते हैं उसको, राजकुमार शुक्ल ने जो है कि निमंत्रण दिया था और गांधी से संपर्क किया था, नील की खेती प्रणाली से पीड़ित किसानों की बात को बताई थी। ठीक है, ओके। दूसरा है कि जेवी कृपलानी चंपारण जांच के दौरान गांधी जी के समर्थन करने वाले नेता में से एक थे। कृपलानी ने उत्साहित किसानों को शिकायतों को दूर करने के लिए गांधी जी के साथ सक्रिय काम भी किया है। 55 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, उसमें 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में वर्ष 1907 में जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक? वही आपका बंगाल के विभाजन को रद्द करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो है आपका कौन सा संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं था, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के टाइम में आपका जो है कांग्रेस के अगले अधिवेशन में जब 4 संकल्पों को स्वीकार करने की बात आई थी, तो उसमें से अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन भी हो गया था। तो कौन सा इन चारों संकल्प में नहीं था? तो ए है बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ये नहीं था। बाकी आपका बहिष्कार था, स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा था, और एक था, बताओ कौन सा? स्वदेशी। स्वदेशी का संकल्प जो था ये आपका था। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, राष्ट्रवादी शिक्षा प्रणाली को संकल्पित करेंगे, स्वदेशी आंदोलन, स्वराज या स्वशासन की मांग को अपनाया गया था। ठीक है, 56 नंबर में आते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण आपका था कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब बंगाल का विभाजन किया गया था, तो इसी के प्रतिरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप ये शुरू हुआ था। ठीक है,
अब इसमें आते हैं हम लोग कि रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्वदेशी आंदोलन में। टैगोर, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक। शुरुआत में बंगाल में मजबूत होने के बाद यह पूरे देश में फैल गया था। 57 नंबर में आते हैं हम लोग, 16 अक्टूबर 1905 को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो आपका बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, क्योंकि यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन का प्रतीक है और 1905 में बंगाल का विभाजन ब्रिटिश प्रशासन के अनुसार प्रशासनिक दक्षता के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन भारतीयों का मानना था कि इसका लक्ष्य राष्ट्रीय एकता को खंडित करना था, इसलिए प्रांत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया। ठीक है, चलो 58 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित स्थानों में से महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? चंपारण में। ये तो आप सबको पता है। 59 में आते हैं। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया। ए सही नहीं है किंतु आर सही है। 1916 में जो है मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। ए सही नहीं है किंतु आर सही है। त्यागपत्र उन्होंने नहीं दिया था विधान परिषद से। आर क्या सही है? विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद भी क्या रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया था? ये सही है। मोहम्मद अली अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है इस्तीफ़ा नहीं दिया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन के दौरान उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ये 1919 की बात है, 1916 की बात नहीं है जो कहा गया है। विधान परिषद से इस्तीफ़ा 1916 में नहीं, 1919 में दिया था खिलाफत आंदोलन के दौरान। ठीक है, और कथन आर सही है। कह रहा है कि भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया। सही है। दमनकारी नीति के बावजूद जो है कि आप दमनकारी प्रावधान रॉलेट एक्ट में थे, फिर भी इसको पारित कर दिया गया था। 60 नंबर प्रश्न में आइए देखते हैं। स्वदेशी की भावना से उत्प्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन से के टाइम में कौन सा सही नहीं है? तो लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। ये जो है आपका आंसर सही नहीं है। लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व नहीं किया था। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं एक बार। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा तैयार की गई थी। 1898 में 1898 में, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना जो है सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा तैयार की गई थी। बंगाल नेशनल कॉलेज की जो स्थापना है 1906 में, जिसके प्रधानाचार्य अरविंदो थे। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में जो हुई बीएन कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना जो हुई, अरविंदो थे उसके प्रिंसिपल। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँव का सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार था। ये भी सही है। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा शुरू की गई थी। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा तैयार की गई थी। तो ये सभी सही है, ये गलत है आपका। 19वीं सदी के अंत से 20वीं सदी की शुरुआत तक स्वदेशी भावना चिन्हित था भारत में। आत्मनिर्भरता थी, राष्ट्रीय शिक्षा, ग्रामीण कायाकल्प पे जोर दिया गया था। ये सही नहीं है क्योंकि प्रमुख नेता अश्विनी कुमार दत्त ने 22 साल में मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था 22 साल में मुस्लिम किसानों का नेतृत्व, ना कि लियाकत हुसैन। लियाकत हुसैन नहीं, अश्विनी कुमार दत्त थे। 22 साल में उन्होंने मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, आप देखो, सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा की योजना तैयार की गई। सही है, सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा की योजना 1898 में तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई थी। ये भी सही है, जिसके प्रथम प्राचार्य, बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे? अरविंदो।
इसकी स्थापना स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में राष्ट्रवादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आत्मशक्ति के दर्शन का सक्रिय समर्थन किया और राष्ट्रीय प्रगति के लिए गांवों के सामाजिक आर्थिक विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है कौन सा है बताओ? ये सॉरी, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है कि वो गांव का सामाजिक आर्थिक, ठीक है। तो ये तीनों सही है, आंसर आपका ये है जो कि सही नहीं था। ओके, चलो। लियाकत हुसैन नहीं थे, बल्कि आपका कौन थे वो? अश्विनी कुमार दत्त थे। ये याद रखना, एक बार मैंने उसको रिकॉल करा दिया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1908 में हुई थी? तो अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ठीक है, लंदन शाखा की स्थापना 1908 में हुई थी। सैयद अमीर अली और अन्य मुस्लिम नेताओं के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1908 में हुई। वे मुस्लिम समुदाय में से एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1909 में प्रीवी काउंसिल के न्यायिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। 1928 में अपनी मृत्यु तक इस प्रतिष्ठित पद पर वो बने रहे, जिससे ब्रिटिश संस्थानों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व पर एक अस्थायी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इसका जो बॉक्स है इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली ने की थी 1908 में। ठीक है, वे मुस्लिम समुदाय में जो है कि एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय मुसलमानों के हितों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1909 में प्रिवी काउंसिल की एक न्यायिक समिति के सदस्य के रूप में अमीर अली चुने गए थे, जो पहले भारतीय बने थे। 1909 में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के सदस्य के रूप में। ठीक है, 1928 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर वो बने रहे। किस पे? प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के एक सदस्य थे वो। ब्रिटिश संस्थानों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व पर एक अस्थायी भी प्रभाव भी पड़ा था इस टाइम। अब देखिए बॉक्स में क्या दिया है। आगा खान इस्लामी मुसलमानों के नेता थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में उन्होंने स्थापना की। मुस्लिम शिक्षा, सामाजिक सुधार, ये सबको बढ़ावा दिया। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, जिन्ना के प्रमुख सहयोगी, और पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में जो हुआ था उसके में भी मदद की थे। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के प्रारंभिक शासन में काफ़ी अहम भूमिका लियाकत अली खान ने निभाई थी। एम ए जिन्ना क्या थे? पाकिस्तान के संस्थापक थे। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता भी थे वो, एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लखनऊ समझौता 1916 और लाहौर प्रस्ताव 1940 में प्रमुख व्यक्ति भी थे मुस्लिम, जो है कि एम ए जिन्ना। किसमें? लखनऊ समझौता और लाहौर प्रस्ताव 1940 में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आपका 62 नंबर पे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा किया? तो चंपारण 1917 में किया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 63 में आइए, कौन सा है? भारत प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। जो प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी कमजोरी जो है उसका सामाजिक आधार संकीर्ण था, इसलिए जो है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले जो सामाजिक समूह की संकीर्ण हितों के लिए लड़ा गया था। कौन सा सही है? ए सही नहीं है, किंतु आर सही है। ठीक है, और ये देखते हैं कौन सा कैसे आपका सही हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, सी सही है आपका, ए सही है किंतु आर सही नहीं है। ए सही है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। ए सही है, आर सही नहीं है। समूह के संकीर्ण हितों के लिए ये लड़ा गया था, ये सही नहीं है। हाँ, आधारभूत कमजोरी ये थी क्योंकि संकीर्ण सामाजिक आधार था। अब इसको आइए हम लोग पढ़ते हैं कैसे आपका ये आपका क्वेश्चन आपका ये है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसकी संकीर्ण सामाजिक आधार था, और ये जो है कि समूह के बारे में कि क्या वो संकीर्ण था, तो ये नहीं। चलिए देखते हैं सी में क्या वो आंसर क्या है आपका। जो स्वतंत्रता संग्राम के उदारवादी चरण के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन था आपका
1885 से 1960 के बीच जो चला, अधिकांश प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता, वकील, शिक्षक, अधिकारी, सभी शिक्षित और मध्यम वर्ग के पेशेवरों की पृष्ठभूमि वाले जो भी थे, पहले चरण में उदारवादी चरण में थे। ठीक है। उन्होंने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से एक दृष्टिकोण अपनाया है। तो ये सही है। राष्ट्रवादी जनता को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाने में असफल है, जिससे उनका प्रभाव क्षेत्र शहरी शिक्षित भारतीयों तक ही सीमित रहा था। ठीक है। इसका आंसर देखिए कैसे। हाँ, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। क्यों क्यों ये कह रहा है? ऑप्शन ए आपका क्यों ऐसा कह रहा है बताओ? क्योंकि इसमें जो है ना अ, सभी जो थे मध्यम वर्ग के शिक्षित वर्ग लोग थे, बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ भाड़ नहीं था। ठीक है। उन्होंने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक और शांतिपूर्वक जो है कि दृष्टिकोण अपनाया था। ये सत्य है इसलिए क्योंकि इसका प्रभाव क्षेत्र शहरी शिक्षित भारतीयों तक ही सीमित था। इसका बहुत ब्रॉड लेवल पे प्रचार नहीं हुआ था और बहुत ज़्यादा जमीन से जुड़े लोग भी इसमें नहीं थे, मध्यम और शहरी शिक्षित लोग थे। इस आंदोलन ने विधान परिषद में बेहतर प्रतिनिधित्व, भेदभावपूर्ण प्रथाओं में कमी और शैक्षणिक सुधारों जैसे सुधारों का समर्थन किया। सही है? तो नहीं, ये सही नहीं है। देखिए, शैक्षणिक सुधार से जैसे सुधारों का समर्थन नहीं किया था। किसानों या श्रमिकों की आर्थिक कठिनाई को संबोधित नहीं किया, लेकिन इसका उद्देश्य तो था कि ब्रिटिश भारत के भीतर व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किसी तरीके से ला सके, जो आपका प्रारंभिक है। ठीक है। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका 1960 तक। चलिए, 64 नंबर प्रश्न है ना हम लोग का। 64 में हम लोग आ गए। चलो, कह रहा है कि ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन था? 1909 वाला। ये जो भारतीय परिषद अधिनियम है, मार्ले मीटो सुधार के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों तक केवल 10 साल तक ही चला। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अगले 16 वर्षों तक चला। 1861 का जो है वो 31 वर्षों तक चला और 1892 वाला जो भारतीय परिषद अधिनियम है वो 17 वर्षों तक चला, लेकिन सबसे कम टाइम तक 1909 वाला ही चला, मार्ले मीटो सुधार। ओके। चलो, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था बताओ? तो वही आपका रॉलेट आंदोलन पहला साहसिक कदम था। रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी के द्वारा संचालित अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का ये पहला कदम था। अखिल भारतीय राजनीति में रॉलेट एक्ट पहला कदम था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान चलाया गया था। सत्याग्रह सभा का गठन भी किया गया था। रॉलेट एक्ट, जिसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में जानते हैं, एक दमनकारी कानून था जिसने ब्रिटिश सरकार को लोगों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने और जेल में डालने की अनुमति दी। ठीक है। चलो, 66 नंबर प्रश्न में आते हैं। तिलक की होम रूल लीग, कामामाटा गारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन, कौन सा ज़्यादा सही आपको लग रहा है चारों में से? कामाकाटा मारू, तिलक, तिलक जी का तिलक। ठीक है। होम रूल लीग, कामामाटा गारू। ठीक है, ठीक है। इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं आंसर 66 डी सही है। एक जापानी जहाज कामागाटा मारू 376 भारतीय यात्रियों को लेकर कनाडा जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भेदभावपूर्वक जो है कि कानून के तहत उन्हें कनाडा में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। उन्हें कलकत्ता भारत लौटने के लिए मजबूर किया गया। गांधी जी ने 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहां गैर यूरोपीय लोगों के साथ इस अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1915 में गांधी जी भारत आए और गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने भारत का दौरा किया था। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक ने। ठीक है, ठीक। चलिए, तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। अप्रैल 1916 में बेलगाम में की थी तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना।
लीग ने अपनी गतिविधियों का जो केंद्र था उसका महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और वरार, बॉम्बे को छोड़ के, ठीक है, पश्चिम भारत। और 67 नंबर प्रश्न में आते हैं, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हुए, इसका कारण क्या था? मुसलमान उग्रवादी आंदोलन में क्यों आए, कारण क्या था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। जो उग्रवादी लोग हैं ना, हिंदू प्रतीक, रीति रिवाज, ऐतिहासिक संदर्भ पर जोर दिया गया था, बहुत सारा मातृभूमि, ये सब जीवन, रहन सहन, ये सारा कुछ जो है, ठीक है। उसके अलावा अशोक, शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे अतीत के नायकों का आह्वान करके लोगों में आत्मसम्मान और देशभक्ति पैदा करने की जो कोशिश है वो यही से स्टेज से मिली है, ठीक है। चलो 68 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधाराओं को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो संवैधानिक साधन और योजना याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ठीक है। तो कौन सा एक है जो उग्रवादी विचारधारा को ये करता है? तो वो संवैधानिक ये साधना और याचिका ये सब करके संवैधानिक साधन अपनाकर आक्रामक साधनों से स्वशासन को प्राप्त करना, ठीक है। राष्ट्रवाद का उदय तो हुआ, लेकिन उग्रवादी दौर की शुरुआत में उदारवादी दृष्टिकोण से निराश होकर हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए, तो इसलिए ये कह रहा है ये सारा चीज़, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक सीमा तक बनाए रखने में हेल्प किया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक भी थे। 1969 इसमें क्या कहा गया? बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथियों की भूमिका समाप्त हो गई। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथियों की भूमिका समाप्त हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने नरमपंथियों को गरमपंथियों से अलग किया, क्या सही है? 69 ओके। सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथियों की भूमिका समाप्त हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गरमपंथियों को नरमपंथियों से अलग कर दिया। तो आपका आंसर है डी, ए सही नहीं है किंतु आर सही है। ये तो सही है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था ना सूरत अधिवेशन में, गरमपंथियों को नरमपंथियों से अलग कर दिया। बाकी आपका कौन सही नहीं है? ए सही नहीं है 65 का। हाँ सॉरी, ए सही नहीं है, तो इसको पूरा पढ़ लीजिए। बंगाल विभाजन के बाद भी उग्रवादियों ने भाषण दिया है, प्रेस और सभा की है, नागरिक अधिकारों की आवश्यकता के लिए अपनाई जाने वाली सारी चीज़ें की है, ठीक है। चल 70वीं नंबर प्रश्न देखिए, भारत में जो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 में अस्वीकृत हो गया था। यदि प्रत्येक किसान पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता। अगर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया। कौन सा सही है जी? 70 नंबर, जल्दी बताओ। डी सही है, ए सही नहीं किंतु आर सही है। प्रत्येक किसान पढ़ने में सक्षम अगर हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता। हाँ, असंतोष हो जाएगा अगर प्रत्येक किसान पढ़ने में सक्षम हो जाए तो। दूसरा आपका जो है वो सही नहीं है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 में अस्वीकृत हो गया था, ये गलत है। 1913 में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा नीति पर अपने प्रस्ताव में अनिवार्य शिक्षा की गारंटी लेने से इनकार कर दिया। शिक्षा नीति में अपनी जिम्मेवारी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन निरक्षरता समाप्त करने की नीति को स्वीकार कर लिया और प्रांतीय सरकार से गरीब और अधिक पिछड़ों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाने की बात की थी, ठीक है। अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से इनकार करने के कारणों में से एक यह डर भी था ना कि हर किसान पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 70 तक, ठीक है। अब हम लोग कल करेंगे, ओके, कल करते हैं हम लोग 70 नंबर प्रश्न 71 नंबर प्रश्न से। थैंक यू।